श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युवावाणी के मार्गदर्शन सेगमेंट में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मार्गदर्शन में हर बार हम एक नया विषय और उसके विशेषज्ञ के साथ उपस्थित होते हैं, आपसे उस विषय पर कुछ ज्ञानवर्धक और कुछ जानकारी से परिपूर्ण बातों को लेकर। तो आज के मार्गदर्शन में जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम सफलताओं पर तो चर्चाएं करते हैं, पर असफलता एक ऐसा विषय है जिस पर आमतौर पर चर्चा नहीं होती। असफल होकर के कोई व्यक्ति कितना परेशान होता है, उसके जीवन में किस तरह का तनाव आता है, किस तरह वो उसका प्रबंधन कर सकता है और कैसे वो एक नई आशा की किरण उसके मन में जागेगी और कैसे फिर वो व्यक्ति सफलता के शीर्ष पर पहुंचेगा। ये वो तमाम सारे मुद्दे हैं जिन पर आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अविनाश पांडे जी हैं। आप प्राचार्य हैं बनारस के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में। अविनाश जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अशोक जी आज के इस कार्यक्रम में हमें आमंत्रित करने के लिए। और आशा है कि आज की इस वार्तालाप से जो बच्चे हैं, जो खास करके निराशा के वातावरण में घिरे हैं, अपनी छोटी मोटी असफलताओं को बहुत बड़ा बना करके परेशान हो रहे हैं, ऐसे बच्चों को और उनके अभिभावकों को भी आज के इस वार्तालाप से कुछ लाभ मिलेगा। अविनाश जी, असफलता और सफलता एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। बिल्कुल। जिसमें से एक पहलू सफलता की अगर हम बात करें तो उसकी चर्चा समाज में, परिवार में हर एक ओर होती है, पर असफल व्यक्ति की चर्चा आमतौर पर नहीं होती। उसको समाज में सिर्फ बातें सुनने को मिलती हैं, सिर्फ ताने सुनने को मिलते हैं, वो चाहे घर हो, परिवार हो या समाज हो। तो सफल और असफल व्यक्ति की परिभाषा की अगर हम बात करें तो किसको सफल माना जाए, किसको असफल कहा जाए? ये प्रश्न बड़ा रोचक है। अगर इसमें हम बात करें कि असफलता, तो मेरा ख्याल है, देखिए ये दोनों शब्द नितांत काल्पनिक हैं, इनका वास्तविकता से कुछ भी लेना देना नहीं है। ना सफलता ही बहुत वास्तविक है और ना असफलता ही बहुत वास्तविक है। ठीक वैसे ही जैसे हम कई बार रास्ते और मंजिल की बात करते हैं। अब आप 10th में जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए तो सफलता और मंजिल वो 10th पास ही है, लेकिन 10th पास होना ही अंतिम मंजिल तो नहीं है। उसके बाद फिर वो रास्ता बन जाता है, फिर वो कहीं 11th में जाता है, 12th में जाता है। तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो वो खत्म नहीं होते रास्ते। दूसरी चीज कि ये कौन है जो तय करता है कि कौन सफल है? ये कौन तय करेगा कि हम सफल हैं या हम सफल नहीं हैं? अगर सही शब्दों में हम बात करें तो दुनिया में हर एक इंसान जो पैदा हुआ है वो पैदा हुआ ही सफल होने के लिए। असफल तो कोई होता ही नहीं है। वो तो एक हमारी बेवकूफी है जिससे हम मानते रहते हैं कि हम असफल चल रहे हैं। तो पहली बात तो ये धारणा बदल देने की जरूरत है कि सफलता और असफलता ये दोनों एक सापेक्षिक शब्द हैं, ये तुलनात्मक शब्द हैं, ये अब्सोल्यूट नहीं होते कभी भी कि कोई व्यक्ति अब्सोल्यूट सफल है या असफल है। हाँ, एक की तुलना में दूसरा थोड़ा ज्यादा सक्सेस दिख सकता है, थोड़ा असफल दिख सकता है, लेकिन वो हमेशा कंपैरेटिव, अब्सोल्यूट नहीं होता। तो एक धारणा तो ये खत्म करना। और दूसरी बात इसमें आती है बच्चों को लेकर के कि जिनको वो असफलता मानते हैं, मान लीजिए उन्होंने कोई एग्जाम में बैठा और वो नहीं उसे उत्तीर्ण कर पाते हैं, कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो इसे वो असफलता मान लेते हैं। क्या ऐसा हो नहीं सकता कि जिस एग्जाम में बैठा हो वो व्यक्ति, वो एग्जाम उस व्यक्ति के लिए ना हो? जिस इंटरव्यू में बैठा हो वो इंटरव्यू उस व्यक्ति के लिए ना हो? तो ये तो मिस पोजिशनिंग हुई ना, ये असफलता कहां हुई? ठीक वैसे ही जैसे आप मुझसे आज वार्तालाप के लिए बुलाएं, अगर मुझसे आप आज गाना गाने के लिए बुलाए होते तो मैं तो सबसे असफल व्यक्ति निकलता, क्योंकि वो मेरे वश का है नहीं। तो ठीक वैसे ही है, बच्चों को कई बार नहीं पता होता है कि वो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो उनके लिए है भी बना या नहीं, या वो उस क्षेत्र के लिए है या नहीं। बस ये सही बैठ गया तो सफल, वरना असफल, इतना सा अंतर। मुझे लगता है कि आपने उस पर्टिकुलर फील्ड की, उस क्षेत्र विशेष की बात की है जी। जिस व्यक्ति या जिस क्षेत्र में वो फला व्यक्ति अपनी विशेषज्ञता को हासिल करना चाहता है।
बिल्कुल। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर इवेंट में, चाहे वो खेल की कोई प्रतिस्पर्धा हो, चाहे वो किसी कक्षा की कोई परीक्षा हो, या जीवन में करियर में कहीं किसी नौकरी का कोई एक साक्षात्कार हो, बिल्कुल सही। तो वो अगर असफल रहा है व्यक्ति, तो वो निश्चित तौर पर किसी एक क्षेत्र में, किसी एक समय पर, किसी एक विषय में रहा हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति फिर दूसरे प्रयास में या किसी दूसरे क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता, ये तो ये क्षेत्र का जो चयन है, ये सच में बहुत बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। तो इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे कि क्षेत्र विशेष का जो चयन हो, उसमें उस बच्चे का या उसके अभिभावक की क्या भूमिका हो। बिल्कुल, और बहुत सार्थक सवाल है ये। मेरा ख्याल है यही सफलता के मापदंडों को तय कर देता है, इवन गारंटी ले लेता है सफल होगा कि नहीं होगा। कई बार हमसे क्या गलती होती है अभिभावकों के तौर पे, अगर बच्चा आज कहे कि मुझे एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो अभिभावक फिर बड़ा प्रयास करते हैं, वो रिसर्च करते हैं कि एवरेस्ट की क्या ऊंचाई है, क्या जरूरतें होती हैं, कितने मीटर चढ़ने के बाद हवा का दबाव कम हो जाता है, ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा। पहले वो उस जगह को एनालिसिस उसकी करते हैं, फिर वो दूसरे मुद्दे पे आते हैं कि उनके बच्चे के अंदर क्षमता क्या है, उसका वो मेडिकली फिट है या नहीं है, उसकी जांच करवाएंगे। तो पहले आपने ये तय किया कि उद्देश्य क्या था, फिर आपने तय किया क्षमता क्या थी, फिर आप अलाउ करते हैं या नहीं करते। अगर अब हम बात करें कि किसी परीक्षा में बैठने से पहले क्या आपने यही वाली एक्सरसाइज करी, या आप ये मान बैठे हैं कि वो एवरेस्ट नहीं है। अगर बच्चा आज मेडिकल की परीक्षा में या आईएएस की परीक्षा में बैठना चाहता है, तो वो भी तो उसके लिए एक एवरेस्ट ही है। कितने अभिभावक इसके पीछे गूगल सर्च करते हैं या रिसर्च करते हैं या ऑथेंटिक सोर्सेज से ये जानते हैं कि इस वाली परीक्षा में कितने प्रश्न आते हैं, कहां से आते हैं, उसकी क्या कोई पहले की परीक्षा हमने करवाई। हम इंजीनियरिंग के लिए बच्चे को तैयार करते हैं कि ठीक है फॉर्म भरो और बैठ जाओ, लेकिन 10वीं का क्या हमने उससे 10 बार 12 बार उससे प्रैक्टिस करवाया, ये चेक किया कि 10वीं की मैथ्स आती है, उसे साइंस आती है ठीक से? नहीं, तो हमने तो उसको चेक ही नहीं किया, उसका परीक्षण ही नहीं लिया। तो ऐसे में जब हम बिना तैयारी के बैठा देते हैं, तो इसका मतलब हम फेल होने की ही तैयारी कर रहे हैं। एक सिंपल सी कहावत है कि फेलिंग टू प्लान मीन्स प्लानिंग टू फेल। अगर आपने सही योजना नहीं बनाई है, तो आपने फेल होने की योजना बना रखी है। ये बड़ी सिंपल सी कहानी है। तो सबसे पहले अच्छा, इसमें सफल होने के लिए जो कुछ 4-5 चीजों की बड़ी जरूरत होती है, वो है, इनको हम 5 P's कहते हैं साधारण भाषा में। 5 P, उनमें सबसे पहला है प्लानिंग, P फॉर प्लानिंग, योजना बनाना। दूसरा है प्रिपरेशन, प्रिपेयर्डनेस, तो बच्चा तैयार हो उसके लिए। तीसरा आता है परसिस्टेंस, लगातार, निरंतरता, कोशिश लगातार होनी चाहिए। कई बार होता है कि बच्चा 4 दिन तो खूब मेहनत से पढ़ता है और 5वें दिन किताब छोड़ देता है। जो चौथी चीज आती है वो है परसिवियरेंस, दृढ़ता, कि वो दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करे। और लास्ट आता है पेशेंस। कई बार धैर्य नहीं होता है। एक कहानी आपको एक बताऊं, एक चीज कि जैसे फर्न्स होते हैं बहुत, जो घास होती है या इस तरह के, वो आप अगर उनका बीजारोपण करते हैं तो वो 4-6 दिन में अंकुरित हो जाता है। लेकिन एक बांस जो होता है उसका आप बीजारोपण करिए, आप साल भर पानी डालिए कुछ नहीं उगेगा, 2 साल डालेंगे तब भी नहीं उगेगा, 3 साल पे भी नहीं उगेगा, 5 साल पर जाकर के वो उगता है। और जब वो उगता है तो 6 महीने में 80 फीट हो जाता है। अब अगर तीसरे साल ही हम हताश हो जाएं कि ये तो 3 साल हो गया पानी डालते हुए, इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो हम तो गलत कल्पना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बांस को पता है कि उसे 80 फीट ऊपर खड़ा होना है, 100 फीट ऊपर खड़ा होना है, तो जड़ मजबूत कर रहा है वो 5 साल। ऐसा नहीं है 5 साल कुछ कर नहीं रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत अधीर हो जाते हैं। हम 4 दिन की तैयारी के बाद सोचते हैं या साल भर की तैयारी के बाद सोचते हैं कि हमारा पहले अटेम्प्ट में क्यों नहीं हो गया। तो सफलता ऐसा नहीं है कि अगर हम 5 बार भी प्रयास किए हैं और नहीं क्वालिफाई कर पाए तो इसका मतलब हम असफल हो गए। हो सकता है कि मेरा 6वें प्रयास में होने वाला हो, ये कौन जानता है। निश्चित तौर पर अविनाश जी, आमतौर पर हम जो देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, मीडिया की तमाम रिपोर्ट्स में ऐसा सामने आता है कि जो बच्चे ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनके अंदर
उनकी क्षमताओं का अमूमन इतना विकास हो चुका होता है कि वो उनके जीवन के लिए क्या सही है, क्या गलत है, किस तरह के निर्णय उनको भविष्य में अच्छे मार्ग पर ले जाएंगे और कौन से ऐसे निर्णय हैं जो उनके करियर में उनको पीछे की तरफ ले जाएंगे। ऐसी सोच और ऐसी समझ विकसित हो जाती है, ऐसा माना जाता है। पर जो बच्चे छोटे हैं, जो अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, जो अभी 12th के स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल, उनमें आमतौर पर उनका जो मानसिक विकास होता है वो इस स्तर का नहीं होता है कि वो भविष्य की कोई बड़ी योजनाएं बना सकें। वो प्रभावित होते हैं अपने परिवार से, अपने आसपास के माहौल से, अपने घर में जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं या कोई बड़ा भाई बहन है उसको देख करके। तो एक परिवार के नाते क्या इस तरह की हम कोशिश कर सकते हैं, क्या इस तरह के हम प्रयास कर सकते हैं कि सिविल सेवा की परीक्षा में अगर कोई व्यक्ति बैठता है तो अमूमन ये मान के चलता है कि पहले प्रयास में नहीं हुआ तो दूसरा प्रयास करेंगे, तीसरा करेंगे, या हमारे पास कुल मिलाकर के इतने प्रयास हैं और हमें इतने प्रयासों में इस परीक्षा को पास करना है। लेकिन जब वो 10th और 12th का स्टूडेंट है तो उसे पता है कि ये हमारे लिए जीने और मरने जैसी स्थिति है। इसमें हम जितने मार्क्स लेकर के आएंगे वो हमारे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सोसाइटी में एक अलग सा हवा बना हुआ है कि अगर इतने मार्क्स नहीं आए तो फिर वो माता पिता के लिए भी निराशा का विषय होता है और बच्चे के लिए तो अमूमन होता ही है। तो इन परिस्थितियों में एक बच्चा बड़े असमंजस की स्थिति में होता है, तो उसको कैसे टैकल करना चाहिए? इसमें देखिए जो है बच्चे के तौर पे और माँ बाप के तौर पे असली चीज तो आती है माँ बाप पे सर, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हेल्दी पेरेंटिंग मतलब बच्चों की पेरेंटिंग करना ये एक बड़ी चीज है जिसे अभी भी हमारे यहाँ पे जिसकी जरूरत है, हम इस पे फोकस नहीं करते। उनमें सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की उपलब्धता या अपने स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा दी, जरूरत पड़ने पे कापी किताब दे दिया, इतने भर से पेरेंट्स की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। आज जो सबसे बड़ी मुश्किल चैलेंजेस देखने में आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि हम कहने को कहते हैं कि माता पिता अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हकीकत ये होता है कि बच्चे माँ बाप को पढ़ा रहे होते हैं। आज का सिनेरियो काफी कुछ उल्टा है। वो आकर के बता रहे होते हैं कि पिताजी ये वाला स्कूल अच्छा है, यहाँ जाना है, इस वाली कोचिंग में जाना है, आज स्कूल जाना है और कल नहीं जाना है। ये बड़ा उल्टा है। ये सब कुछ तय करना ये पिताजी का या माताजी का कार्य होना चाहिए। वो खुद ये रिसर्च करें क्योंकि वो बड़े हैं। तो वो अगर इन पे थोड़ा सा इन्वॉल्व होते हैं तो बच्चों को सही मार्गदर्शन वो दे पाएंगे। दूसरी जो चीज आती है वो फिर वहीं पे आती है कि आपकी तैयारी कैसी है। तैयारी का मतलब हुआ कि आप अगर बच्चा देखिए 9th 10th हो या 11th 12th हो, सिलेबस इतना छोटा कर दिया गया है। अब तो हर साल सिलेबस कम किया जा रहा है। इवन आप सीए तक के एग्जाम का आप देखेंगे तो 25% सिलेबस घटा दिया गया है। निश्चित तौर पर नई शिक्षा नीति में भी बहुत सारे बदलाव आ गए। तो अगर हम ये देखते हैं तो सिलेबस कम किया जा रहा है, बच्चों के लिए स्टूडेंट फ्रेंडली होता जा रहा है, फिर भी बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, भाग रहे हैं। तो उनके पीछे कुछ एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण कारण है। उनमें से स्मार्टफोन का आना एक बड़ा कारण है। मेरा मानना है ऐसा कि फोन्स जो है वो स्मार्ट होते जा रहे हैं और उनको चलाने वाले उतने स्मार्ट नहीं है। अगर हमारे हाथ में स्मार्टफोन है तो हमें उससे ज्यादा स्मार्ट होना होगा ना। कम से कम इतना स्मार्ट तो जरूर होना चाहिए कि हम अपनी इच्छा अनुसार उसे रख पाएं। होता यह है कि हम एक मैसेज देखने के लिए फोन उठाते हैं और फिर 2 घंटे हमारे फोन पे निकल जाते हैं। हम वो सारे मैसेज देख लेते हैं जो देखने के लिए हम उठाए नहीं थे। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि हम फोन चला ही नहीं रहे, फोन हमें चला रहा है। ये कुछ एक टाइम वेस्टेज जहां वेस्टेज होते हैं, इनको हमें रोकना होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर बहुत जरूरी है तो वो कीपैड फोन्स अभी भी अवेलेबल हैं। अगर माँ बाप चाहें तो कम से कम 9वीं से लेकर के और ग्रेजुएशन तक बच्चे के पास, या एटलीस्ट 9वीं से 12वीं तक अगर वो स्मार्टफोन से बच्चों को बचा लेते हैं तो बच्चे कम से कम दिन के 4 से 5 घंटे वो ज्यादा फोकस्ड होंगे। तो जिस चीज को लेके वो अंत में तनाव लेते हैं कि हम पढ़ाई नहीं कर पाए, एग्जाम हमारा खराब हो रहा है, सफल असफल हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, हाँ, वो चीज खत्म हो जाएगी देन एंड देयर। और इसमें जो धैर्य वाला एक पक्ष होता है, जैसे एक बड़ी पुरानी कहावत है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल। तो जाहिर सी बात है फल तो ऋतु आने पर ही होगा। आप 4 दिन में आप फल नहीं ले सकते। तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना होगा और निरंतर प्रयास करते रहना होगा। अगर ये काम करते हैं तो पहली बात तो असफल नहीं होना है
और अगर होते भी हैं तो वो भार नहीं रह जाएगा हृदय पे कि इस असफलता के पीछे हम ही नहीं जिम्मेदार है ना, फिर और चीजें जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ा जरूरी है सिखाना और सीखना। क्योंकि आज की बातचीत का जो विषय है प्रमुख रूप से यही है कि असफलता से घबराएं नहीं, उससे सीखें और जीवन में आगे बढ़ें। तो एक व्यक्ति या एक बच्चा किसी एक पर्टिकुलर विषय में, किसी एक क्षेत्र में या किसी एक पर्टिकुलर टाइम में अगर किसी कारणवश सफल नहीं हो पाया, तो हमें कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर सोचने की आवश्यकता है ताकि वहां से हमें एक अलग किक मिल सके और हम उस असफलता को एक सीढ़ी के तौर पर मानते हुए और जीवन में अगले कदम के लिए या एक नई शुरुआत के लिए, एक नई सफलता के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। इसमें मेरा ख्याल है सबसे, देखिए 3 चीजें तो बड़ी जरूरी होती हैं किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए। वो है, उनमें से एक है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ गोल्स। आप जो गोल तय किए हैं उसको काफी फ्लेक्सिबल रखिए कि यही नहीं होगा तो जीवन खत्म है, आप सुसाइड की तरफ बढ़ जाएंगे। ये सब नहीं होना चाहिए। आपके पास 2-4 प्लान होने चाहिए। एक असफल हुआ दूसरा करेंगे। घर में हम जब खाना खाते हैं तो ऐसा थोड़ा ही होता है कि नहीं किसी दिन अगर सब्जी अच्छी नहीं बनी तो भूखे सोएंगे, दाल खा लेंगे, गुड़ से खा लेंगे। विकल्प होने चाहिए। पहली बात ये। दूसरा धैर्य होना चाहिए और तीसरा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अगर आप ये है तो उसके बाद सफलता ज्यादातर मिल ही जाती है। और उसमें जो दूसरा पक्ष आता है वो उसकी प्लानिंग का, लक्ष्य निर्धारण जिसको हम कहते हैं, और योजना बनाना। तो उसमें लक्ष्य जो आप करें, आजकल एक स्मार्ट फॉर्मूला है उसके लिए कि हमारे लक्ष्य स्मार्ट हो। स्मार्ट मतलब SMART। S मतलब स्पेसिफिक हो, बहुत विशिष्ट हो कि हमें बनना क्या है। M फॉर मेजरेबल, जिसे हम नाप सकें, माप सकें। ऐसा लक्ष्य हो कि आज हमें 4 चैप्टर पढ़ना है या 2 चैप्टर पढ़ना है, वो बहुत पक्का होना चाहिए। तीसरा है अचीवेबल, A, कि वो पाया जा सके। ऐसे लक्ष्य बना लेते हैं कई बार, बड़ा दुरूह सा, वो नहीं हो पाता। फिर वो रेलेवेंट हो, प्रासंगिक हो। और अंतिम चीज समयबद्ध हो कि कोई भी लक्ष्य अनंत काल का नहीं हो सकता कि नहीं हम पढ़ लेंगे मतलब क्या है, आज करेंगे या कल करेंगे। तो अगर ये 5 चीजें एक साथ होती हैं कि हमारा लक्ष्य विशिष्ट होता है, मापने योग्य होता है, प्राप्त करने योग्य होता है, प्रासंगिक है और समयबद्ध है, तो आपका लक्ष्य स्मार्ट है। और आप इस पे अगर अपनी कार्य योजना बनाते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो ये चीज जरूर होने चाहिए। और उसके साथ प्लानिंग है और एग्जीक्यूशन। प्लानिंग से भी बढ़कर के चीज आती है एग्जीक्यूशन की, कि आप प्लान तो कई बार आप बहुत अच्छा बना पाते हैं, लेकिन ये कि उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। एग्जीक्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, हम बनाते हैं कि टाइम टेबल हम 10 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन 3 घंटे के बाद फिर हमारे पास फोन बज उठता है या टीवी आ जाती, कोई और बात हो जाती। तो उससे निकलना है। और सबसे लास्ट बात कि अगर इनके बाद भी चीजें जो है खराब हो रही हो, तब भी हमें छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर हम मान लीजिए हम बहुत बड़ा कोई 90% नहीं ले पाए, हमारा 75 है, 75 को सेलिब्रेट करें ना, 90 आएगा। तो वो सेलिब्रेशन खत्म नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से जीवन जो है वो एक सेलिब्रेशन है। वो आप छोटी छोटी चीजों में ढूंढते रहिए, कभी तो बड़ा भी आएगा। तो निश्चित तौर पर आमतौर पर हम देखते हैं कि जो सेलिब्रेशन वाली बात आपने की, तुलना अधिक होती है, उत्सव और उत्साह का माहौल कम होता है। तो हम तुलना करते हैं। बीइंग अ पेरेंट, माता पिता आमतौर पर पड़ोस के बच्चे से या रिश्तेदारों के बच्चों से तुलना करते हैं कि भाई उसके तो इतने मार्क्स आए थे, तुम्हारे इतने ही रह गए। तो तुम्हारे इतने ही रह गए बताने से बेहतर है कि उसको ये बताया जाए कि तुमने बहुत अच्छा प्रयास किया। ठीक है, तुम्हारे 90-95% नहीं आए, पर 80 भी बुरे नहीं होते हैं। हमने या हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने जीवन में 70-75-80% अंक प्राप्त करके भी अपने लक्ष्यों को निश्चित तौर पर प्राप्त किया है। ये बताना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें एक पेरेंट की, एक गार्जियन की क्या भूमिका हो सकती है? पहली चीज तो अपने बच्चों को आप दूसरे के बच्चों से कंपेयर करना बंद कर दें, क्योंकि वो दूसरों के बच्चे नहीं है। हर बच्चा अमूमन अलग होता है। वो अद्भुत है, उसे वैसे ही ट्रीट करें। और दूसरी बात कि उनके सामने अपना व्यवहार भी थोड़ा सा संयमित रखें। हमने ये देखा है कि मतलब मेरे खुद के अनुभव से आता है कि बचपन में मेरी मम्मी को मुझे बहुत पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो रामायण की बड़ी शौकीन थी, तो रामचरितमानस लेकर के वो बस बैठ जाती थी। तो उनके बैठ जाने का असर ये होता था कि भाई एक लोग बैठा है, वो है कोई
तो मेरे पास जो भी मेरी किताब होती थी ABCD क ख की लेके बैठ जाता था। अब ये होगा कि मम्मी पापा फोन खोल के बैठे हुए हैं या टीवी खोल के बैठे हुए हैं, तो बच्चा डेफिनेटली उसी पे जाएगा। तो एक तो ये है कि खुद को भी थोड़ा संयमित करें, हमें वो चीज दिखाएं बच्चे को जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, उनको मोटिवेटेड रखें, उनसे कम से कम दिन में एक बार तो उनके साथ बैठ के खाना खाएं और उनसे हालचाल पूछें, दिन भर की बकवास उनकी सुने। आज बच्चा बहुत तन्हा है, कई बार वो अपनी बातें जो सिर्फ अपने दोस्तों से शेयर कर पाता है, अपने माता पिता से नहीं शेयर करता। तो जिस दिन वो शेयर करना शुरू कर जाएगा तो आप ये भी जानेंगे कि वो कहाँ उलझ रहा है, कहाँ जो दिक्कत हो रही है उसे। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है। और सफलता और असफलता का कुछ बहुत मतलब नहीं होता, ये इसको आप दिमाग से निकाल करके पेरेंट्स सिर्फ ये सोच लें कि सफलता और असफलता के बीच में सिर्फ एक शब्द का डिफरेंस है, मानने का और ठानने का। आपने मान लिया तो आप हार गए, ठान लिया तो जीत गए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बस आपने एक बात बड़ी अच्छी कही अविनाश जी कि आज का जो बच्चा है, वो 10th का हो, 12th का हो, ग्रेजुएशन का हो, जो छात्र है वो आमतौर पर तन्हा है, वो अपने आप को अकेला महसूस करता है और अपने मन की जो बातें हैं वो माता पिता से करने के बजाय दोस्तों में शेयर करना ज्यादा उसको कंफर्टेबल लगता है। और कई बार दोस्तों से मिली हुई सलाह, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वो गलत होती है, पर कई बार कई एक मायनों में वो गलत साबित हो जाती है। और हमने ऐसे तमाम उदाहरण देखे हैं जहां पर IIT JEE का बच्चा हो या नीट की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा हो, अगर वो किसी कारणवश सफल नहीं हो पाया या उसको मन मुताबिक किसी इंस्टीट्यूशन में दाखिला नहीं मिल पाया, तो वो थक हार करके और ऐसे प्रयास करता है जिसकी हम आप उम्मीद अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं। कई बार वो अपनी जान तक ले बैठता है। तो ये इस तरह का जो एक हम कहें कि सामाजिक जो दबाव है, इसको कैसे कम किया जाए? ये तो आता है सर, इन्वायरमेंट से क्या आता है, ये बेसिकली थोड़े से पेरेंट्स और थोड़ा कई बार बच्चा जब जो है वो अनसोशलाइज्ड हो जाता है, वो बहुत ही एक जगह पर बंद हो जाता है, तो ऐसे केस में फिर वो उसको लगता है कि हमारे सारे रास्ते बंद हैं। हमने देखा है, हमने बहुत सारे उदाहरण पढ़े हुए हैं। अब आप समझिए कि जैसे ग्राहम बेल है, ग्राहम बेल ने जब जो है पहला अपना टेलीफोन बनाया था और ले जाकर के इन्वेस्टर के सामने रखा, तो इन्वेस्टर ने कहा भगाओ, ये क्या खिलौना रखे हो सामने। आज बताइए, उसके बगैर तो हम आप इस स्टूडियो में नहीं होते, ये सब तो उसी के दिन है। ऐसे ऐसे हजारों आपको उदाहरण मिलेंगे जो पहली बार में नकार दिए गए हैं, फिर चाहे वो जो है अल्वा एडिशन का आविष्कार रहा हो या किसी का भी रहा हो, वो सबके सब नकारे हुए लोग हैं। सारे दुनिया के सबसे जो बड़े फेल्योर हैं वो आज सितारे हुए हैं। धीरूभाई अंबानी पहले ये अटेम्प्ट में थोड़े बहुत सबसे महान बिजनेसमैन बन गए थे, या अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म सुपरहिट नहीं हो गई थी। तो ये जितने भी लोग जिनको आज आप हम पूजते हैं, जिनको आप देखते हैं, जो रोल मॉडल हैं संसार के, वो सबके सब अपने जमाने में सबसे बड़े फेल्योर रहे हैं। तो सबसे बड़ा फेल्योर होने का ही मतलब होता है कि आप सक्सेस की तरफ बढ़ गए हैं। अब इससे ज्यादा फेल्योर तो होगा ही कोई नहीं, अब तो आप सक्सेस की तरफ जाएंगे। तो इसको इसी पॉजिटिविटी के साथ लेना है। और ये सबसे बड़ी बात है कि सक्सेस और फेल्योर दोनों इसी जिंदगी के लिए, जिंदगी इसके लिए नहीं है। तो लाइफ शुड नॉट बी सेक्रीफाइस्ड फॉर एनी सक्सेस और फेल्योर। लाइफ इज मोर प्रेशियस एंड इंपॉर्टेंट। सफलता है या असफलता है, ये देखने के लिए जीवित रहना व्यक्ति का बहुत जरूरी है। और असफल व्यक्ति के पास तो पुनः एक अवसर है खुद को सफल साबित करने का। और सफलता के साथ एक दिलचस्प चीज आपको और भी बताएं कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जो बड़ी नौकरियों में आ जाते हैं, इंजीनियरिंग या मेडिकल, वो उस क्षेत्र से तक पहुंचने से पहले तो बहुत प्रयास करते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन वो अचीव करने के बाद आप कभी भी जाकर के आप उनका इंटरव्यू लेके देखें कि वो अपनी जगह पर कितने सेटिस्फाइड और सक्सेस हैं, तो वो बताएंगे कि चैलेंजेस अभी भी खत्म नहीं हुए, अभी भी उन्हें परेशानियां हो रही हैं। तब वो इस वजह से घर परिवार को वक्त नहीं दे पाते थे कि उन्हें ये चीज बननी थी, अब ये बन जाने के बाद वक्त नहीं है, अब भी नहीं दे पा रहे हैं, तो उनका रोना सेम चल रहा है। तो हर एक सफल व्यक्ति से जाकर के आप पूछिए तो आपकी सफलता आपके लिए कितनी वैल्यूएबल है। तो कई बार उनको लगेगा कि नहीं, उतना तो चार्म नहीं है जितना सोच के इस जगह पे आए थे। बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं जो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो खुद अपनी लाइफ से कितने हैप्पी हैं। तो हम जब हैप्पीनेस की बात करते हैं तो वो कई बार
सफलता की किसी पैमाने पर नहीं आता। तो मेरा मानना ऐसा है कि शायद आनंदित रहना, जीवन को उत्सव की तरीके से जीते रहना, ये ज्यादा जरूरी है। हाँ ठीक है, बाकी चीजों को आप नियंत्रित कर सकते हैं, अपने व्यवहार को नियंत्रित करके, और जो सामाजिक रूप से कही जाने वाली सफलता है, जैसे आर्थिक सफलता हो गई या व्यावसायिक सफलता हो गई, वो भी आती रहती है, लेकिन वो क्षणिक होती है, कुछ समय के लिए होती है, सर्वकालिक नहीं होती। कि कोई भी बिजनेसमैन नंबर 1 पे नहीं रह सकता। अभी तो आपने अगर सुना होगा तो 2023 में अंबानी सबसे आगे थे, 24 में नहीं आगे। निश्चित तौर पर इस तरह के अप्स डाउन्स, वो चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे करियर हो, चाहे आपका पारिवारिक स्थिति हो, वो ऊपर नीचे होता रहता है। जीवन एक सा नहीं चलता, और इसमें इसी की खूबसूरती है। एक सा हो जाएगा तो ज्यादा नीरस हो जाएगा, फिर तो जीने का कोई मतलब ही नहीं। बिल्कुल। अविनाश जी, वक्त हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। तो अभी हमारे बहुत सारे श्रोता हमारे इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल फोन पर, रेडियो सेट पर, कार में, बहुत सारे संसाधनों से इसको सुनते रहते हैं। तो आज के कार्यक्रम में उन अभिभावकों के लिए और उन बच्चों के लिए क्या संदेश होगा? मैं अभिभावकों से सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य की और उनके मानसिक स्तर के संतुलित होने की पूर्ण व्यवस्था करें, क्योंकि सिर्फ किताब पढ़ा देना या उनकी दवा इलाज करा देना ही दायित्व नहीं है। आपका बच्चा एक हेल्दी माइंडसेट का हो, इसके लिए जरूरी है कि आप उससे संवाद रखें। संवाद का तात्पर्य है कि उससे पूछते रहें और उसे बताते रहें। तो एक संवाद रखना, सपोर्ट करिए और अपनी इच्छाएं उस पर मत थोपिए किसी तरह की कि बच्चा यही करेगा तो यही सफलता मानी जाएगी, अन्यथा नहीं। किसी से उसकी तुलना मत करिए। ये 2-3 बातों का आपको ख्याल रखना है। और बच्चों को भी ये जरूर कि आप ये ध्यान रखें कि आप अभी भी बच्चे हैं, तो आपको सीखना है। सही मार्गदर्शक से सीखिए, किताबों का सानिध्य हासिल करिए, अपने बड़े बुजुर्गों के पास रहिए, वो आपको गलत नहीं सिखाएंगे। और जहां तक संभव हो सके अपने आप को कंसंट्रेट करिए अपने लक्ष्य के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति, और बिना तनाव के अपना 100% आप मेहनत करिए। और उसके बाद जो भी परिणाम होता है उस परिणाम को आप सेलिब्रेट करिए, उसे आप आनंदित रहिए कि आपने जो किया उसका आपको परिणाम मिला। निश्चित तौर पर एक कवि ने बहुत खूबसूरत लिखा भी है जी कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने सभी श्रोताओं को, सभी अभिभावकों को और उनके बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि कोशिश जरूरी है, निरंतर प्रयास आवश्यक है, वो करते रहिए। आज असफल हैं तो निश्चित तौर पर कल हम सफल होंगे। अविनाश जी, आप समय निकाल करके आए, हमारे श्रोताओं को आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। ये बच्चों के लिए, उनके अभिभावकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय था जिस पर हमने चर्चा की। आप आए, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से कि हर डूबता हुआ सूरज इस बात पे मुहर लगा के जाता है कि कल सुबह मैं फिर आऊंगा। तो वैसे ही हर सफलता अपने आप में एक गारंटी होती है कि कल वो फिर सफलता के रूप में आएगी। तो इससे निराश नहीं होना, इससे सीखना है और आगे बढ़ना है। निश्चित तौर पर।